हेलो बच्चों, आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कुछ शॉर्ट आंसर टाइप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या जिसे प्रैक्टिस करने से, क्योंकि आइदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। हमने लास्ट पार्ट में जो 2 था उसमें एमसीक्यू एंड असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन किए थे। अभी जो हम कर रहे हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जो 2 और 3 मार्क्स के आ सकते हैं। तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में जो लिखा हुआ है, on adding a drop of बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। तो हमें क्या लेना है, हमेशा ये वर्ड में ही हमें इक्वेशन देते हैं, तो हमें इक्वेशन लिख देना है कि दिस इज योर बेरियम क्लोराइड एक्यूअस सोल्यूशन तो एन एक्यूअस सोल्यूशन ऑफ सोडियम। अब यहां से देखना, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केस में हमारे दिमाग में होता है सल्फेट, बेरियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, बट यहाँ पे क्या लिखा है, सोडियम सल्फाइट। सल्फाइट होता है NO2SO3। मोस्ट ऑफ द नेचर ऑफ सल्फाइट सल्फेट जैसा ही है। जो प्रोडक्ट वो सोडियम सल्फेट के साथ बनाते हैं वही प्रोडक्ट बनाता है। जैसे यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे बनेगा वही बेरियम सल्फाइट, क्योंकि ये आयन एक्सचेंज होगा तो इधर सल्फाइड बनेगा एंड जैसे सोडियम क्लोराइड बन रहा था। तो यहाँ पे जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है ये है बेरियम सल्फाइड। व्हाइट प्रेसिपिटेट है बेरियम सल्फाइड की। बेरियम सल्फेट भी व्हाइट होता है, बेरियम सल्फाइड भी व्हाइट होती है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है जो हमने लिख लिया, लेकिन जरूर याद रखना जैसे सोडियम क्लोराइड के ब्रैकेट में AQ लिखना है। यहाँ पे आइदर हमें एक डाउनवर्ड एरो देनी है या PPT लिखना है। सोडियम सल्फाइड में भी एक्यूएस हमें लिखना है, तब जाकर ये पूरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। इसके लिए हमें मिलेगा 1 मार्क्स। फिर नेक्स्ट है, व्हाट अदर नेम कैन बी गिवन टू दिस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हमें पता है इसके 2 नेम है, एक प्रेसिपिटेशन है और दूसरा क्या है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मैग्नीशियम रिबन इज बॉन्ड इन ऑक्सीजन टू गिव ए व्हाइट कंपाउंड X। ठीक है, अब हमें पता है कि मैग्नीशियम रिबन का मतलब होता है मैग्नीशियम हो गया सॉलिड और ऑक्सीजन में बर्न हो रहा है तो ऑक्सीजन गैस हो गया, हमने दे दिया हीट इसे, तो ये बन गया कंपाउंड X। कंपाउंड X भी हमें पता है कि ये क्या होता है, एमिशन ऑफ लाइट। द बर्निंग रिबन इज नाउ प्लेस्ड इन एन एटमोस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। और बर्निंग रिबन को अभी हम एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन में रखें तो X जो है वो हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो राइट द केमिकल फॉर्मूला पे X एंड Y। Y क्या है, मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ ज्वाइन होगा, नाइट्रोजन गैस, तो ये क्या बनेगा। और मैग्नीशियम का जो वैलेंसी है Mgn पहले लिख देते हैं। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, वो इसके नीचे आएगा। नाइट्रोजन का जो वैलेंसी है 3 है, सो Mg3n2 आएगा। सो X एंड Y अगर पूछा जाए, X हो गया MgO एंड Y हो गया Mg3n2। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हेन X इज डिजॉल्व इन वाटर। अब X क्या था, X था हमारा MgO, तो इसे हम वाटर में लेते हैं। तो आप देखो किसी भी अगर ऑक्साइड को आप लेते हो और अगर वो जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वाटर में वो आपको बेस देते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया 1 मार्क्स के आपके। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग द ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट इन ए बॉइलिंग ट्यूब, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक, ऑक्सीजन गैस एंड अनदर ब्राउन कलर गैस जो है वो आपका X जो है प्रोड्यूस हो रहा है। उस ब्राउन कलर गैस के बारे में उसने जरूर पूछा है। राइट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये हो गया कॉपर नाइट्रेट, कॉपर का वैलेंसी 2 होता है कॉपर नाइट्रेट। तो इससे जब हम गर्म करें, थर्मल डिकम्पोज करें, तो ये बन रहा है कॉपर ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस ब्राउन कलर गैस। ब्राउन कलर में देखो अगर हम नाइट्रेट लिया है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आइदर नाइट्रोजन गैस रिलीज हो सकता है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पर नाइट्रोजन जो होता है वो कलरलेस होती है, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर 78% है वो कलरलेस है, बट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर गैस। अब इसे हमें बैलेंस करना है। जैसे पहले भी कहा था कि 1 ऑक्सीजन है, 2 है, 4, 5 है और इस साइड 6 है, तो ऑब्वियसली इससे आप बैलेंस करोगे। तो इससे बैलेंस करने के लिए पहले 2 करो, तो 2 ऑक्सीजन 4 हो गया, 6 हो गया। अब आप नाइट्रोजन को बैलेंस करोगे, नाइट्रोजन हो गया 2 और यहां पे हमारे पास कितना है, तो ये हो गया 2 नाइट्रेट। क्या कॉपर बैलेंस है, नहीं है, तो अब इसे 2 कर देते हैं। बट अब देखना पड़ेगा कि सचमुच बैलेंस हुआ है या नहीं।
देखो नाइट्रोजन एंड कॉपर तो बैलेंस हो गए, लेकिन नाइट्रोजन अभी हमें ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि नाइट्रोजन 2 है और आगे 2 हो गया, राइट, तो 4 हो गया, तो यहाँ पे हमें 4 करना है। अब आप अगर ध्यान से देखोगे सब कुछ बैलेंस हो गया है, ठीक है। तो राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस एक्स। तो जब आप लिखोगे तो ज्यादातर बच्चे क्या कहते हैं BnO2, नहीं बेटा ऐसे मत लिखो, आप बिल्कुल ऐसे लिखो ब्राउन गैस एक्स इज NO2। दिस इज द राइट वे टू रिप्रेजेंट, राइट वे टू राइट द आंसर। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब हमें बताना है कि ये कौन से टाइप के रिएक्शन है। इसमें कुछ बच्चे ओनली डिकम्पोजिशन लिखते हैं, कुछ बच्चे थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो थर्मल डिकम्पोजिशन इज द प्योरली 100% करेक्ट आंसर, क्योंकि आप हीट दे रहे हो एंड थर्मल डिकम्पोज हो रहा है, सो दिस इज योर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन मान लो आपने ओनली डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखा, तभी यू विल गेट मार्क्स। Now come to question number 25. While electrolyzing water before passing the current, some drops of an acid are added. Why? अगर हम इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं वाटर को, तो अगर हम एसिड डाल देंगे तो क्या होगा, उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आप एसिड का मतलब H+ आयन ऐड कर रहे हो, और आयन के प्रेजेंस में जो आपकी कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो ज्यादा बढ़ जाता है। नेम द गैसेस लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड। आपको बताए 2 गैस रिलीज होगा वाटर में से, एक हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन आपको पता है पॉजिटिव होते हैं और ऑक्सीजन नेगेटिव। ऑक्सीजन अगर खुद नेगेटिव है, ये खुद नेगेटिव होता है, ऑक्साइड आपको पता है, ऑक्साइड आपका नेगेटिव है, तो मान के चलो ऐसे याद रखोगे, ऑक्साइड नेगेटिव है तो ऑक्सीजन हमारे नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो कौन सा एनोड की तरफ जाएगा, ऑपोजिट एनोड, दैट इज योर एनोड पॉजिटिव। और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपका प्लस होता है, प्लस आयन होता है हाइड्रोजन आयन, तो उस हिसाब से याद रखो कि जो हाइड्रोजन मेरा प्लस है तो कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, वो जाएगा नेगेटिव, दैट इज योर कैथोड। तो कैथोड में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एनोड में कलेक्ट होगा। And write the relationship between the volume of gas collected at anode and the volume of gas collected at cathode। इसके लिए पहले आप इक्वेशन लिखोगे कि वाटर जो है आपका बन रहा है H2 plus O2। दिस इज द 2H2O gives rise to 2H2 plus O2। और ये ऑक्सीजन कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है हमारे एनोड पे, और हाइड्रोजन जो है कैथोड है। तो बताओ कैथोड में हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम हो रहा है और एनोड में 1 वॉल्यूम। ये चीज तुम्हें लिखना है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट एनोड एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस। एक तो वॉल्यूम जो है ये 2:1 है। व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन सिल्वर क्लोराइड, सॉरी ये अनदर क्वेश्चन है जिसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकेंड पार्ट वाला क्वेश्चन है ये दिया है, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू। अब सिल्वर क्लोराइड हो या सिल्वर ब्रोमाइड हो, ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस विल बी, अगर मान लो सिल्वर क्लोराइड है और ये यहाँ पे हम फोटो लिख सकते हैं और लाइट लिख सकते हैं, तो ये आपका डिकम्पोज होके सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में। अब इसे बैलेंस कर लेते हैं, ये 2 है, ये 2 है। गिव द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो जैसे कहा मैंने डिकम्पोजिशन लिख सकते हो, मार्क्स मिल सकता है, बट बेटर है कि आप हमेशा किस टाइप के डिकम्पोजिशन है उससे भी लिखो, क्योंकि सनलाइट का प्रेजेंस है, सो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन आप लिखोगे। नेक्स्ट है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, जो नॉर्मल टाइप के, और आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये मोस्टली 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ईच पार्ट हमारा जो है 1 मार्क्स का होता है। अब 1 मार्क्स में उसमें 2 पार्ट दिया है, एक तो बैलेंसिंग करना है जिसके लिए हाफ मार्क्स मिलेगा, इसके लिए आपको हाफ मिलेगा, और जो आइडेंटिफाई करोगे टाइप ऑफ, इससे आप लिखोगे, ठीक है। तो इससे क्या करोगे आप, ज्यादातर बच्चे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या करते हैं ए लिख देंगे, इसके आगे बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, दैट इज योर, मान लो Mg प्लस Cl2 MgCl2, ठीक है। इसके आगे कोई कोई बच्चा क्या करता है कि यहीं पे 2 Mg लिख दिया, यहीं पे नहीं बेटा, आपको सिर्फ उन्होंने कहा बैलेंसिंग करके लिखो, तो आप यहीं पे लिखो 2 MgCl2 और 2 MgCl2। आई थिंक इट इज ऑलरेडी बैलेंस, तो हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बैलेंस करके दिया है। देखो हमें कंफ्यूज करने के लिए, तो
तो कोई जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो अच्छा, बच्चे समझेगा कि तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो लिखने की जरूरत नहीं, आप लिखोगे, ठीक है, क्योंकि आप जब तक नहीं लिखोगे वो मार्क्स नहीं देंगे। उनको क्या पता कि आपको पता था कि ये बैलेंस्ड है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, उसी के नीचे लिखो कि दिस इज योर, जैसे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सो दिस इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें वो हाफ मार्क्स, इसमें हाफ मार्क्स आपको देंगे। सिमिलरली जीओ है, G+O2, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप कर लोगे। अब जैसे यहाँ पे देखो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिकॉन डाइऑक्साइड गिव्स राइज टू कैल्शियम सिलिकेट। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे सिंपली कहा था, राइट हैंड साइड हमेशा देखो कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसका है। अब ये ऑक्सीजन का 3 है, इधर भी 3 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलिकॉन 1 है, तो ये भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो समटाइम्स ऐसे भी आपको कंफ्यूज करने के लिए जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वही वो आपको देंगे, तो आपको अगेन बार बार 2 या 3 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, जिंक मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इसके लिए जो आप ऑलरेडी मेटल नॉन मेटल पढ़ चुके होंगे, अभी तो आप रिवीजन कर रहे हो, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज में इससे क्या फायदा मिलेगा कि आपको पता चलेगा कि कौन से मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है। ओके, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, राइट। तो हमें पता भी तो होनी चाहिए कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, नहीं तो फिर हम रिएक्शन कैसे लिखेंगे। सो जिंक कॉपर सल्फेट जो है वो बनेगा जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। मान लो आपने यहाँ पे सॉरी ये होगा जिंक सल्फेट, क्योंकि जिंक यहाँ पे उससे डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। सो दिस विल बी जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। मैंने ऐसे लिख दिया, बट स्टिल यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे सॉलिड लिखना था, यहाँ पे मुझे एक्यूएस लिखना था, यहाँ पे मुझे एक्यूएस लिखना था, यहाँ पे मुझे सॉलिड लिखना था। ये नहीं लिखूंगी तो शायद वो मुझे मार्क्स नहीं देंगे, या देंगे तो ओनली हाफ मार्क्स देंगे। तो प्लीज बी श्योर कि आप उसका फिजिकल स्टेट भी लिखो, और अगर हीट वगैरह हो रहा है तो उससे भी लिखना है। एल्यूमिनियम मेटल एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जैसे ये एल्यूमिनियम है, ऑब्वियसली मेटल है, सॉलिड है, क्योंकि मर्क्यूरी के अलावा सारे सॉलिड है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, अब चाहो तो डाइल्यूट लिख सकते हो ब्रैकेट में, नहीं तो नहीं लिखोगे, इट्स ओके। फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। आप ओनली H मत लिखना, क्योंकि वो गैस रिलीज होगा तो हाइड्रोजन है। अब जैसे मैंने कहा था यहाँ पे 3 है, राइट, तो ये ज्यादा है राइट हैंड साइड, तो 3 मैंने पहले लिखा, पर 3 हाइड्रोजन है और इधर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एलसीएम टाइप के हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 कभी 3 नहीं हो पाएगा, राइट, लेकिन वो 6 हो पाते हैं। तो यहाँ पे मुझे 6 लिखना है और यहाँ पे मुझे 3 लिखना है। अब 6 के वजह से Cl कितना हो गया, 6Cl हो गया है, तो इसमें 2 कर देंगे, और फिर 2 एल्यूमिनियम करना पड़ेगा, तो इस वे में आपको करना पड़ेगा। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट। अब सिल्वर मैंने लिखा, कॉपर सल्फेट लिखा, मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या शुरू कर देंगे, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये लिख देंगे Ag सल्फेट, ठीक है, एंड प्लस कॉपर। बट आज यू नो सिल्वर जो होता है उसकी रिएक्टिविटी कॉपर से भी कम है, वो लीस्ट रिएक्टिव है, तो ये तो डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा, सो दिस इज नॉट। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, आपका ये आंसर होगा, और लिखा भी हुआ है इफ द रिएक्शन ऑकर्स, इसका मतलब है रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है उसका रीजन जरूर देना, ठीक है। आप अगर नहीं लिख रहे हो बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो आप जरूर उसका रीजन दीजिए कि सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, इज रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, सॉरी यहाँ पे क्या दिया था, कॉपर। वो तो ऐसे भी सिल्वर एंड गोल्ड जो होते हैं ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं, जैसे लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन में क्या आने की पॉसिबिलिटी है। मोस्टली तो इस चैप्टर से नहीं आते, लेकिन आजकल मल्टी क्वेश्चंस आ रहे हैं, दैट मीन्स एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके चैप्टर 2 के भी आ सकते हैं, चैप्टर 1 के भी आ सकते हैं। तो जैसे लॉन्ग आंसर टाइप में, लेकिन पार्ट होके होता है, ऐसा कुछ कोई क्वेश्चन नहीं है कि पूरी की पूरी जैसे इंग्लिश वगैरह में आता है, ऐसे हमारे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये आपके डिफरेंट, देखो अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो इसमें देखो 1, 2, 3 पार्ट है, और ये हमारा 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज टू सनलाइट, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बहुत एक सिंगल लाइन में लिखना है कि सिल्वर क्लोराइड
और इसमें आपको हीट दे रहे हो, ये सॉलिड है, ठीक है, सिल्वर प्लस क्लोरीन, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जिनके क्योंकि हर बच्चा एक ही लेवल का नहीं होता है, कुछ बच्चे होते हैं किसी भी वजह से अभी पढ़े नहीं होंगे या उनको लगता है कि मुझे तो किसी का भी फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप ऐसे भी कर सकते हो, सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर एंड क्लोरीन, सिल्वर एंड क्लोरीन। हो सकता है आपको फुल मार्क्स 1 मार्क्स का ना मिलके लेकिन हाफ मार्क्स जरूर मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो बिल्कुल छोड़ के मत आना, कुछ ना कुछ लिख के आपको आना है। अगर आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं भी लिखना आ रहा है तो कुछ ना कुछ जरूर लिखना है। कॉपर पाउडर स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस। अब ये जानबूझकर एक कंफ्यूजिंग वर्ड डाल दिया कि स्ट्रांगली कंफ्यूज हीटेड, स्ट्रांग हो कुछ भी लिखा हो तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड ही फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो इस टाइप के भी आ सकते हैं। कॉपर सल्फेट में आयरन डिकम्पोज द गैस हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्निंग सल्फर। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं। फेरस सल्फेट है, फेरस का मतलब आयरन का जो वैलेंसी 2 होता है, तो FeSO4 हो गया। इससे हीट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अभी ये क्या देता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्निंग सल्फर। बर्निंग सल्फर आपको पता है कौन से गैस का है, ये है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो राइट द केमिकल इक्वेशन है, वो जो Fe2O3 SO2 प्लस SO3, ठीक है, ये तो आपको लिखना है Fe2O3 प्लस SO3, ये आपके उसमें भी है, NCERT में है। बट पर्टिकुलर जो गैस है ये भी आपको पता होनी चाहिए कि बर्निंग सल्फर SO2 होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखोगे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि चेंज इन कलर का रिएक्शन, कुछ रिएक्शन बताओ जिसमें चेंज इन कलर होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है Fe कॉपर सल्फेट, ये आपका ब्लू है, और Fe जो SO4 हो जाता है, जो डिस्प्लेस कर लेता है, ये आपका ग्रीन इन कलर है। चेंज इन टेम्परेचर, आप कोई भी कंबसन वाला रिएक्शन ले लो, C+O2 गिव्स राइज टू CO2 प्लस हीट, ये हो गया सिंपली रेस्पिरेशन हो गया। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में एनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, ये आप ले सकते हो। एक्सप्लेन 2H बायो जो फूड इंडस्ट्री प्रिवेंट, फूड इंडस्ट्री कैसे करे, एक तो नाइट्रोजन वो फिलअप करते हैं, फिर एयर टाइट कंटेनर में उसे पैक करते हैं। आप ये भी लिख सकते हो कि एंटीऑक्सीडेंट भी यूज किया जाता है। केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, ज्यादातर केस में केस बेस में जो नॉर्मली ये जो पहला वाला टॉपिक जो आपको स्टेटमेंट गिवन होता है, इसमें सिंपली एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें से आपको पर्टिकुलर आंसर मिल जाएगा। अब जैसे मान लो कोई इतना बड़ा उन्होंने दिया था एग्जाम्पल, राइट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रिएक्शन 3 and 4। अब 3 कौन है, कॉपर सल्फेट, जिंक, कॉपर सल्फेट। अब उसमें लिखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो खुद रिड्यूस हुआ है, खुद रिड्यूस हुआ है। खुद रिड्यूस मतलब जो लॉस ऑफ ऑक्सीजन जहां से हुआ है, कहां से, पहले ऑक्सीजन किसके पास था, कॉपर के पास, राइट, सल्फेट के पास, अब तो नहीं है। तो इसका मतलब कौन रिड्यूस हुआ है, कॉपर सल्फेट। तो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कॉपर सल्फेट। अब जैसे 6th केस है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, पहले कॉपर ऑक्साइड था, अब कॉपर हो गया, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस, रिड्यूस हुआ है, इसीलिए कॉपर ऑक्साइड होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चे कहां पे आप लोग गलती करते हो, आप प्रोडक्ट के लिए लिख देते हो, आप लिख देते हो कि ये जो कॉपर है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नहीं, आपको प्रोडक्ट के साइड के बारे में कुछ नहीं लिखना है, आप सिंपली कंपेयर करने के लिए प्रोडक्ट को देखोगे। बट कौन ऑक्सीडाइज है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूस हुआ है, उस सब के लिए आपको सिंपली ओनली रिएक्टेंट साइड को देके आंसर बतानी है। सिमिलरली 3 and 6 में कौन है, अगर आप देखोगे 4th केस में देखो B2O5 है, तो ये भी लॉस किया है ऑक्सीजन, तो रिड्यूस हुआ है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैल्शियम, कैल्शियम ने ऑक्सीजन को गेन किया है, इसका मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ है। जो खुद ऑक्सीडाइज हुआ है तो क्या होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट। इस हिसाब से आप याद रखोगे। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है, वो कैसे पता चलेगा। एनोड होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाना, तो दिस इज योर ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है।
तो केमिकल इन हुई सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, मतलब रिएक्टेंट एक होगा और हमें बी प्लस सी मिल रहा है। अब बताओ क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, ये सारे डिकम्पोजिशन है, लेकिन क्या लिखा हुआ है ऑन हीटिंग, तो ऑब्वियसली थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन में होता है, नहीं होता है, तो ओनली थर्मल लेना है, ये नहीं लेना है हमें। व्हाइट सॉल्ट हीटिंग डिकम्पोज टू गिव ब्राउन फ्यूम्स एंड येलो रेसिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड, तो येलो रेसिड्यू लेफ्ट इज। अब व्हाइट सॉल्ट है, हीटिंग करने से क्या होता है, ये ब्राउन फ्यूम्स देता है और येलो रेसिड्यू। अब देखो, अगर आप देखोगे लेड नाइट्रेट को, ये होता है आपका व्हाइट कलर का, ये देता है लेड ऑक्साइड NO2 प्लस O2। अब ये ब्राउन कलर का गैस है, ये कलरलेस गैस है, ये आपका येलो कलर का होता है। तो दिस इज एग्जांपल क्या हुआ, येलो कलर लेड ऑक्साइड, लेड नाइट्रेट व्हाइट होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एग्जाम्पल, तो रिप्रेजेंट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन के लिए वही हमें देखना होता है कि प्रोडक्ट के साइड हमेशा नोटिस करोगे। अगर कॉम्बिनेशन पूछा है तो इसमें देखोगे वो इज द प्रोडक्ट में, अगर सिंगल प्रोडक्ट कहाँ पे, यहीं पे है बस, तो आंसर इज द ए। तो आई होप ये आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ हेल्प हो पाएगा। थैंक यू सो मच।